नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चला हुआ है दोस्तों वह है समास। समास का मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, इसको हम कह सकते हैं। तो आपको बताए गए थे कि समास के जो है वो 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हम जो है तत्पुरुष समास का भेद, तत्पुरुष समास जो पहला भेद है उसको हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम कर्मधारय को कर चुके हैं और द्विगु को कर चुके हैं। तो आज हमारे पास जो चौथा भेद है वह है द्वंद्व समास। कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास। ये हमारे पास जो है चौथा समास है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, जब आपस में दोनों लड़ते हैं। इस प्रकार से जब लड़ते हैं, जिसको हम मल्लयुद्ध भी कहते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इन दोनों में क्या होगा? द्वंद्व होगा। अब द्वंद्व होने के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व होता है, यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों कि जिस समास के जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। अब द्वंद्व कैसे होगा? जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान है, दोनों का बराबर का वर्चस्व है, बराबर का अधिकार है, इसलिए जो है उनमें दोनों में द्वंद्व होगा। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होगा, इसलिए यहां इसका नाम जो है वो द्वंद्व रखा गया है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही मुखिया हैं, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। तो अब इसकी पहचान करेंगे, और दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्द और तथा अथवा या से या योजक के साथ जुड़े होते हैं। योजक के साथ जुड़े होते हैं, यानी जब हम इसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो फिर ये चीजें सामने निकल करके आती है। कौन कौन सी? और, तथा, अथवा, या। ये चार जो है योजक, वो जो लुप्त होते हैं, ये जिनका लोप होता है, वो प्रकट हो जाते हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है इसका, दोनों जो पद होंगे वो योजक के साथ जुड़े होंगे। ये योजक का साइन है, योजक का चिन्ह है, ये जो हम लगा रहे हैं ये योजक का साइन है, इसको योजक कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे माता पिता, माता पिता। अब देखिए दो पद है, माता भी है और पिता भी है, दोनों प्रधान है। माता का भी उतना ही वर्चस्व है और पिता का भी उतना ही वर्चस्व है, अधिकार है। दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? इस योजक के साथ जुड़े हुए। ये क्या है? योजक है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह का भी आपको अर्थ बताया था, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। विग्रह जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, माता और पिता। तो कौन सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अब इसमें भी योजक का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो कैसे? अब पेपर में, इन एग्जाम में आप विग्रह कैसे करेंगे वो भी साथ के साथ आप समझ लें। मान लीजिए यहां पर आप लिखेंगे समास समस्त पद, यहां पर आप इस प्रकार से बनाएंगे, और यहां पर आप लिखेंगे विग्रह, और यहां पर आप लिखेंगे समास का नाम। ये भी साथ साथ समझ लें तो ठीक रहेगा, ताकि आपको पता चले कि करना कैसे। अब यहाँ पे आपको समस्त पद दे देंगे ये राम लक्ष्मण, कि इसका जो है आप विग्रह करके समास का नाम बताइए। ये दो आपको शब्द दे दिए हैं, राम लक्ष्मण, दो पद हैं, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? योजक के साथ।
तो इसका विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो अब मैंने क्या कहा है, यहाँ पर क्या हो गया, और आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, तो फिर ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से यह आपका ठीक रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं, सुबह, सुबह शाम। आप देखिए सुबह शाम, अब दोनों में अब या कहां पर होगा और कहां पर होगा। ठीक है, जहां दोनों इकट्ठे हो वहां और होगा। ठीक है, जैसे माता और पिता दोनों हमें जरूरत है, नीड है उनकी। इसी प्रकार से अथवा और या, ये एक ही बात है। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं सुबह शाम। अब सुबह और शाम इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो सुबह होगी या शाम होगी। तो इसका विग्रह करते समय इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब हम ये नहीं लिखेंगे सुबह और शाम, हम लिखेंगे सुबह या शाम। ठीक है, मैं सुबह और शाम को, ये इकट्ठे नहीं है, ये अलग अलग हो जाते हैं, सुबह या शाम, यानी या तो सुबह होगी या शाम होगी। तो यहां से ये विग्रह हमने कर दिया है, तो कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा हमारे पास है, ये चौथा हमने किया, पांचवा जो हमारे पास समास आता है वो है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे पास पांचवा है, बहुब्रीहि समास। अब इसकी परिभाषा क्या है, बहुब्रीहि की परिभाषा है दोस्तों, जहां कोई पद प्रधान नहीं होता। दो पद है, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं है, ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि क्या होता है, दोनों पद मिलकर के किसी संख्या की विशेषता बताने का काम करते हैं, यानी विशेषण का काम करते हैं, किसी संख्या की विशेषता बताते हैं। तो इसलिए वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जहां कोई पद प्रधान नहीं होता, जहां कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु, अपितु मैंने बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संख्या की विशेषता बताने का काम करते हैं। किसकी बात बताने का काम करते हैं, संख्या की विशेषता बताते हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। जैसे लमकना, यह एक शब्द है, लमकना। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, लंबे लंबा, काना मैंने कान, लंबे है कान जिसके, लंबे है कान जिसके, अर्थात किसके बारे में बात की जा रही है, चूहे के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, चूहा, अर्थात चूहा। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ये बात याद जरूर रखनी है कि जिसकी ये विशेषता बता रहा है उसके बारे में आपने बताना है, अर्थात चूहा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, दामोदर। दामोदर, दाम में होता है दोस्तों रस्सी, दाम में क्या होता है, रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट, यानी दाम है उदर पर जिसके। इसका विग्रह क्या होगा, दाम है उदर पर जिसके, उदर पर जिसके। अब देखिए, दाम में रस्सी, उदर में पेट, दाम है उदर पर जिसके, अर्थात जिसके पेट पर रस्सी है, अर्थात वो कौन है, अर्थात बाल कृष्ण। कौन है वह, बाल कृष्ण। अब यहाँ पर कृष्ण नहीं लिखा है, बाल लगा दिया उसके साथ, यानी जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तब उनकी माता ने उनके पेट पर रस्सी बांधती थी ताकि वो अच्छे से अपना घर का कार्य कर सके, और ओखल के साथ उसको बांध दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो घुटनों के बल सरकते हुए उस ओखल के माध्यम से उसने घर के आंगन में खड़े हुए 2 वृक्ष गिरा दिए थे, ऐसा जो है कहा जाता है, कथाओं में सुना है। तो तभी से उनका नाम जो है बालकृष्ण का नाम दामोदर पड़ गया था। दामोदर मैंने दाम है उदर पर जिसके, अर्थात कौन हो गया,
बाल कृष्ण। कौन हो जाता है दोस्तों? बाल कृष्ण। ठीक है, और देखिए अलोना। अलोना, आ का मतलब होता है नहीं, और लोना का मतलब होता है दोस्तों लवण। लवण या नमक, जिसको हम कहते हैं नमक। आ में नहीं। अब इसमें लिखेंगे नहीं है नमक जिसमें नहीं है, लवण या नमक जिसमें, नमक भी लिख सकते हैं, लवण भी लिख सकते हैं यार। नहीं है नमक जिसमें ऐसी कोई पकी हुई सब्जी, ऐसी कोई पकी हुई सब्जी, उसको भी हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसी कोई पकी हुई सब्जी है जिसमें नमक नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अलोना। ठीक है, और एक एग्जांपल वो देख लेते हैं इसका। अंशुमाली। क्या है? अंशुमाली। अंशु में होता है दोस्तों किरणें। अंशु में क्या होता है? किरणें। और माली में होता है मालाएं। तो इस विग्रह क्या हो जाएगा? अंशु है मालाएं जिसकी, अब किरणें किसकी मालाएं हैं बताइए जरा। अर्थात कौन हो गया वो? अर्थात सूर्य। अर्थात सूर्य, यानी सूर्य में सूरज। ठीक है, तो सूरज की विशेषता बता रहा है अंशुमाली। तो ये हमारे पास आज की कक्षा में हमने दो टॉपिक किए, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आप जो है इनको अच्छे से करने के लिए, इनको पक्का करने के लिए या परिपक्वता लाने के लिए अभ्यास जो है निरंतर करते रहे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।